स्टूडेंट, जैसा कि हमने इसके पहले लेक्चर में हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक सिस्टम के विषय में चर्चा किया था, दोनों में क्या अंतर है और कैसे हम उसको पहचान सकते हैं, उनकी खासियतें क्या क्या हैं। अब हम लोग इस लेक्चर में ये समझेंगे कि जो हमारा न्यूमेटिक सिस्टम है वो क्या होता है, न्यूमेटिक सिस्टम को कितने भागों में हम लोग बांट सकते हैं या उसके उसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं। इसके बाद हम लोग आज इस लेक्चर में पास्कल लॉ को समझेंगे कि पास्कल लॉ की क्या उपयोगिता है और वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या होता है। और इसके साथ ही अन्य विषयों पर हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक से संबंधित जो भी हैं उनमें चर्चा होगी। हम लोग शुरू करते हैं आज, जो कि हमने उस दिन चर्चा किया कि हाइड्रोलिक सिस्टम क्या होता है। हम लोग आज देखेंगे कि न्यूमेटिक सिस्टम क्या होता है। न्यूमेटिक सिस्टम हमने बताया था कि न्यूमेटिक सिस्टम एक जो एक शब्द होता है जो कि ग्रीक शब्द न्यूमा से बना हुआ है। इसका मतलब होता है जीवन की श्वास यानी ब्रीथ ऑफ गैस। ये वह शाखा है, यानी इंजीनियरिंग की न्यूमेटिकी जो है ये वो शाखा है जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए दावित गैस या दावित वायु का उपयोग करते हैं और उनके जो गैस का जो व्यवहार है उनका अध्ययन करते हैं, उनकी विरामावस्था और गति की अवस्था की स्थिति में उसका अध्ययन करते हैं। उनमें जो भी उपकरण लगे हुए हैं, जो भी यंत्र लगे हुए हैं जो कि वायु शक्ति से संबंधित हैं, उनका हम लोग अध्ययन करते हैं। आज जो भी हम लोग, चाहे वो एयर टरबाइन हो, चाहे वो एयर सिस्टम हो या न्यूमेटिक सिस्टम हो, हर जगह ऑटोमेटिक मशीनों में अब काफ़ी देखने को मिलता है। तो जहाँ पे भी इसका इस्तेमाल होता है हम लोग न्यूमेटिक सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। अब न्यूमेटिक सिस्टम को हम लोग बांटते हैं दो भागों में, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। पहला क्या है, जिसे हम लोग एरोस्टैटिक कहते हैं। एरोस्टैटिक से बड़ा अच्छा मीनिंग निकलता है कि एरोस्टैटिक यानी स्थिर की अवस्था कहीं ना कहीं इससे संबंधित होगी। तो एरोस्टैटिक को अगर हम लोग समझें तो वायु स्थितिकी में गैसों की विरामावस्था या रुकी हुई अवस्था में अध्ययन करते हैं। यानी अगर कोई गैस रुकी हुई है, विरामावस्था में है या रुका हुआ है, तो उस अवस्था में हम उस गैस का अध्ययन करते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो हवा में घनत्व आवंटन होता है, जिसे हम लोग डेंसिटी एलोकेशन कहते हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। इसमें एक एरोस्टेट होता है। एरोस्टेट का अगर ये कहें तो ये एक गुब्बारा होता है, गुब्बारे का विमान होता है, जिसे हम लोग उत्प्लावक गैस से चलाते हैं। ये विमान की तुलना में बेहद हल्का होता है और दूसरी तरफ कोई भी जो हमारा हवाई पोत होता है या गुब्बारा होता है, वो वायु में तैरने के लिए एरोस्टैटिक यानी वायु स्थितिकी के सिद्धांतों का उपयोग करता है। हम अक्सर देखते हैं कि जो पैराशूट्स होते हैं तो वो ऊपर जाके कुछ स्थिर की अवस्था में हो जाते हैं, एक समान वेग से चलते हैं। जो वायुयान होते हैं यानी जो हमारे हवाई पोत होते हैं, वो भी एक स्थिर की अवस्था में चले जाते हैं, ऊपर उठते हैं तो उसका वो एक हमारे, अगर उनको कहें तो वो वायु स्थितिकी के सिद्धांत का अनुमान करते हैं, उसी के आधार पर चलते हैं। अब दूसरा आता है कि
वायु गतिकी क्या होता है। तो वायु गतिकी को अगर हम समझें तो जैसे हम लोग वायु स्थिति को समझे तो इसमें स्थैतिक यानी स्टैटिक की स्थिति उत्पन्न थी। वायु गतिकी में कहीं ना कहीं गति की स्थिति होगी, या इसको हम कह सकते हैं कि वायु गतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वायु और अन्य जो गैसीय हमारे तरल होते हैं, यानी जो गैसियस फ्लूइड्स होता है, जो भी गैसियस हमारे फ्लूइड्स होते हैं, इन गैसियस फ्लूइड की गति का और इन तरलों के सापेक्ष जो भी हमारे गतिवान ठोस हैं उन पे जो बल लग रहा है उनका हम लोग विवेचन करते हैं, अध्ययन करते हैं। और इनका जो सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग है, वो होता है वायुयान के डिज़ाइन में। यानी जो हमारी वायुयान होती है उसकी जो जिसको हिंदी में अभिकल्पना कहते हैं, डिज़ाइन, इसमें हम लोग वायुयान के डिज़ाइन में हम लोग इसका हम लोग उपयोग करते हैं। अब हम लोग एक बहुत ही विशेष चीज़ को समझते हैं। सभी गैसों में विस्कोसिटी और कंप्रेसिबिलिटी, जिसको हम लोग श्यानता और संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी, विस्कोसिटी और कंप्रेसिबिलिटी, संपीड्यता कहते हैं। ये दो गुण न्यूनाधिक मात्रा में यानी कम मात्रा में पाए जाते हैं, होते भी हैं। जो तीसरा गुण होता है वो होता है होमोजीनियस का, जिसे हम लोग बोलते हैं होमोजेनेसिटी, यानी समांगता का। होमोजेनेसिटी का ये भी किसी भी गैस में पाया जाता है। कोई भी वायु हमारा बहुत सारे अणुओं से बना होता है, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल से बना होता है। अब हम लोग बात करते हैं पास्कल लॉ की। क्या होता है पास्कल लॉ? या पास्कल का नियम कह सकते हैं। ये पास्कल का नियम है। क्या होता है पास्कल का नियम? इसमें कहा गया है कि अगर ये द्रव्य है और ये रुका हुआ द्रव्य है तो एक बिंदु, मान लेते हैं कि ये ए बिंदु है, एक बिंदु पर दाब या दाब तीव्रता, ध्यान देंगे, दाब या दाब तीव्रता किसी स्थिर द्रव में किसी एक बिंदु, मान लिया कि ए पर दाब या दाब तीव्रता सभी दिशाओं में, चाहे इधर से हो, इधर से हो, इधर से हो, कहीं से भी हो, सभी दिशाओं में समान होता है। यानी अगर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि it states that the pressure or intensity of pressure at a point in a static fluid is equal in all directions। अब समझते हैं
ये वास्तव में नियम कहना क्या चाहता है? नियम ये कहना चाहता है कि अगर कोई द्रव रुका हुआ है, कोई द्रव रुका हुआ है, तो या इसे हम स्थिर अवस्था कह सकते हैं, तो ये द्रव हमारा सभी दिशाओं में समान दाब लगाएगा। अगर ये द्रव रुका हुआ है यानी स्थिर है, तो किसी भी पॉइंट पर समान दाब या समान दाब तीव्रता लगेगा। या ये कहें अगर ये द्रव रुका हुआ या स्थिर है, तो ये सभी दिशाओं में समान बल लगाएगा, समान दाब लगाएगा, समान दाब लगाएगा। अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं कैसे। ये इधर से लग रहा है P2 फोर्स यानी P2 दाब, इधर से लग रहा है P3 दाब, इधर से लग रहा है P1 दाब, इधर से P1 दाब लग रहा है। ये कोण बना रहा है थीटा, यहाँ पे भी कोण थीटा ही बनेगा। अगर मैं मान लेता हूँ कि ये दोनों पॉइंट आर डैश आर है, ये मान लेते हैं पी डैश पी है, ये मान लेते हैं क्यू डैश क्यू है। ये हमारे, इसको हम लोग बांट सकते हैं। दिस इज कॉल्ड P3 साइन थीटा 36 P3 कॉस थीटा। ये हमारा, इसको हम लोग दो भाग में डिवाइड कर लिए। अब इसको समझते हैं कि आखिर कैसे हमारा जो पास्कल का नियम है वो ये कहता है कि P1, P2 और P3 इक्वल होंगे। हमें क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है कि P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3 इक्वल टू P। यही हमें प्रूफ करना है। अब मान लेते हैं कि ये कोई प्रिज्म है, ये कोई द्रव के अंदर कोई ये प्रिज्म है जिसके किसी भी बिंदु पर
इसकी मोटाई मैं मान लेता हूँ कि ये टी है, इसकी जो मोटाई है, थिकनेस है, वो टी है। अब इसमें कुल कितने फलक हैं? तो इसके जो फलक हैं, जिसे हम लोग फेस कह सकते हैं, कितने फलक हैं? एक तो ये हो गया पी, पी डैश, क्यू डैश, क्यू, पी, पी डैश, क्यू डैश, क्यू, ये एक फलक हो गया जिस पे P1 दाब लग रहा है, P1 दाब। दूसरा, ये पहला हो गया। दूसरा Q, Q डैश, R डैश, R, यानी ये एक दूसरा फलक है। तो दिस इज कॉल्ड Q, Q डैश, R डैश, R। इस पे लग रहा है P2 दाब। तीसरा P, P डैश, R डैश, R, ये एक तीसरा फलक, यानी P, P डैश, R डैश, R, इस पे P3 दाब लग रहा है। ये 3 फलक हो गए हमारे। अब जो ये दाब लग रहे हैं, ये तीनों फलक पर जो भी ये दाब तीव्रताएं हैं, इंटेंसिटी कह सकते हैं, ये तीनों फलकों के लंबरूप है और उसके लंबरूप ही कार्य कर रही हैं। अब ये चूंकि हमारा जो ये पूरा प्रिज्म है, ये स्थिर द्रव में है, इस पे तीनों तरफ से जो फोर्स है वो लग रहा है और ये संतुलन में है। ये संतुलन में है, इसलिए इसके जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो बल हैं, यानी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जो फोर्सेस लग रहे हैं, वो भी समान होंगे, वो भी बराबर होंगे, संतुलन में होंगे। अब इसको समझते हैं। अगर हम लोग पहले इसके हम क्षैतिज अवयव को समझते हैं, यानी कंपोनेंट को। तो इसके जो क्षैतिज अवयव में है उसमें क्या होगा, ध्यान देंगे, इधर का फोर्स बराबर इधर का फोर्स, इधर का फोर्स बराबर इधर का फोर्स, तभी ये संतुलन में होगा। हमको यही पता करना है। अगर ये इधर का फोर्स बराबर इधर का फोर्स, इधर का फोर्स बराबर इधर का फोर्स, तो हम मान लेंगे कि जो दाब लग रहा है वो चारों तरफ से बराबर है और ये संतुलन में है, यानी हमारा जो पास्कल का लॉ है वो सिद्ध हो जाएगा। अब समझते हैं कैसे। P2 है,